Yes student, वेलकम आवर नेक्स्ट वीडियो क्लासेस ऑक्यूपेशनल हेड डिजीज़ की। ठीक है, तो जैसा हम लास्ट हमने जहाँ पर ख़त्म किया था वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। कैटेगरी ऑफ कॉमन ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज़, तो हमने कैटेगरी बताई थी कि कौन कौन सी जो है कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज़ को। ठीक है, फर्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज़, सेकंड ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस, थर्ड ऑक्यूपेशनल कैंसर, fourth work related musculoskeletal disease and fifth occupational injury and accident। ठीक है, तो these five occupational health disease are divided in 5 categories। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़, ये हम डिस्कस करते हैं आज। तो जैसा आपको नाम से पता चल रहा होगा, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ जो है यानी कि जो लंग्स डिजीज़ कहाँ पर हो रही है, ऑक्यूपेशन के कारण हो रही है। वो ऑक्यूपेशन क्या होगा, कोई भी इंडिविजुअल हम बात करें, इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादातर लेबर क्लास काम करता है। ठीक है, तो लेबर क्लास काम करेगा तो इंडस्ट्री से वहाँ किसी ना किसी तरह के डस्ट पार्टिकल, किसी ना किसी तरह के पोल्यूट पार्टिकल वहाँ पर अवेलेबल होंगे। और यहाँ पर क्या है, लेक ऑफ क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। जैसा हम देखने को मिल रहा कि अभी कोरोना वायरस में जो है वो मेडिकल स्टाफ उनको ही प्रॉपर जो है पीपीई नहीं अवेलेबल हो पा रही है, जबकि ये पेंडेमिक फैला हुआ है। तो फिर मज़दूरों को क्या मिलता होगा, ये आपको सोचने वाली बात है। ठीक है, तो लैक ऑफ पीपीई की वजह से ही जो है ये डिज़ीज़ हो रही है। अगर इनको प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन दिया जाए, प्रॉपर जो है वो पीपीई अगर अवेलेबल कराया जाए, तो कहीं ना कहीं जो है इस जो है डिज़ीज़ को रोका जा सका है, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ को जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो हम डिस्कस करते हैं। ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज़ आर डिजीज़ ऑफ लंग्स अकरिंग ड्यू टू द इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना है, इनहेलेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल। ठीक है, डस्ट पार्टी का जो इनहेलेशन है, डस्ट पार्टिकल और फाइबर्स डेट अराइज इन वर्क प्लेस, फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री। तो एक वर्कर का काम करेगा, किसी भी वर्क प्लेस पे काम करे, चाहे फैक्ट्री में काम करे चाहे इंडस्ट्री में काम करे, तो वहाँ पर डस्ट पार्टिकल और फाइबर्स जो है उनको वो इनहेल करने की वजह से डिजीज़ होगी, वो क्या कहलाएगी, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज़ कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, दे इंक्लूड द ऑक्यूपेशनल अस्थमा एंड न्यूमोकोनेसिस arising from silicosis, asbestosis और coal mine work, bagosis एंड बाइसनोसिस। ठीक है, तो ये मेन जो है दो टाइप की ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो सकती है। ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो सकता है या न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है। ठीक है, तो न्यूमोकोनियोसिस जो है वो और सब टाइप में उसको बताया जा सकता है या क्लासीफाई किया जा सकता है, सिलिकोसिस में, एस्बेस्टोसिस में, कोल माइन वर्क डिजीज़ में, बेगोसिस में या बाइसनोसिस में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं सब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं कि जो है ये डिज़ीज़ कितनी ज़्यादा होती है, इसका प्रेवलेंस कितना है। द रिपोर्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़। ठीक है, तो ये जो डिपार्टमेंट है ये मॉनिटर करता है ये ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के बारे में, इनके पास डाटा होते हैं। तो उस डाटा के हिसाब से कहते हैं कि प्रिवलेंस ऑफ सिलिकोसिस वाई हाईएस्ट अमंग स्लेट पेंसिल वर्कर। स्लेट पेंसिल वर्कर जो होते हैं, जो स्लेट पेंसिल की फैक्ट्री या इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके अंदर जो है 54.6% जो है वो जो है डिजीज़ होने की रिस्क है। फॉलोड बाय द लेड एंड द जिंक माइनर्स। तो जो माइन में काम करते हैं लेड की, जिंक में, उनमें 30.5% रिस्क होती है। इन मीका माइन सिलिकोसिस प्रिवलेंस वेरीज वाइडली बिटवीन 6.2 एंड 34%। ठीक है, तो ये जो है सिलिकोसिस वो जो है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग 6.2 से लेकर के 34% तक हो सकता है। ठीक है, कोल माइनर की बात करें तो उनके अंदर ये 9.3% होता है। ठीक है, द रिपोर्ट शो ए हाई प्रिवलेंस ऑफ बाइसनोसिस अमंग कॉटन इंडस्ट्री वर्कर। ठीक है, तो ये जो कॉटन इंडस्ट्री के जो वर्कर है उनके अंदर ज़्यादा क्या पाया जाएगा, बाइसनोसिस पाया जाएगा। और जो वर्कर माइंस में काम कर रहे हैं, ठीक है, या जो फिर स्लेट पेंसिल की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके अंदर ज़्यादा रिस्क होने
क्या रिस्क ज़्यादा क्या हो सकता है, उनके अंदर जो है सिलिकोसिस होने की रिस्क ज़्यादा होगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आया होगा, एक डाटा है कि कितनी जो है रिस्क होती है। ये रिपोर्ट जो है वो किसने दी है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ऑक्यूपेशनल डिजीज़। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि सिलिकोसिस की कितनी रिस्क है ना, और जो है उसके अलावा बाइसिनोसिस की कितनी रिस्क होती है, इसके अलावा और भी जो है इन्होंने मेन इसके बारे में, क्योंकि इनका अकरेज ज़्यादा है। न्यूमोकोनियोसिस में बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है, सिलिकोसिस है। सबसे ज़्यादा न्यूमोकोनियोसिस का टाइप भी जो कॉमन टाइप है वो क्या है, सिलिकोसिस है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डस्ट कंटेनिंग एरोसोल पार्टिकल एंड रेस्पिरेबल डस्ट विद द पार्टिकल ऑफ साइज 2 to 10 म्यू ये म्यू है ना, ये यू है, थोड़ा सा इसको करेक्ट करना है, उनको म्यू बनाना है। ठीक है, म्यू ठीक है, म्यू आएगा यहाँ पर। कैन रीच अप टू द एल्वियोलर रीजन ऑफ द लंग्स एंड गेट डिपोजिटेड देयर। तो इंडस्ट्रियल डस्ट जो है वो क्या है, एरोसेल पार्टिकल होते हैं और रेस्पिरेबल डस्ट होती है, जो कि इजीली जब वहाँ पर वर्कर इन्हेलेशन करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, तो वो उस एयर के साथ जो है उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चली जाएगी और जा कर के लंग्स में डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, तो वो डिपॉजिट होगी और उसी के कारण फिर जो है उनको न्यूमोकोनियोसिस की कंडीशन बनेगी। अब कौन कौन सी यहाँ पर डस्ट है, डस्ट के भी टाइप है, डस्ट और फाइबर के क्या क्या टाइप्स है। कॉजिंग ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, जो कि क्या कॉज करते हैं, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज को कॉज करते हैं। फर्स्ट टाइप आता है मिनरल डस्ट। फर्स्ट टाइप क्या है, मिनरल डस्ट, इसमें आएगा सिलिका, कोल एंड सीमेंट डस्ट। ठीक है, दूसरा है मेटेलिकल डस्ट। मेटेलिकल डस्ट में आएगा लेड, आयरन, एल्बुमिनियम, कैडमियम, निकल एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो है मेटल है, इसलिए जो है मेटल से बनने वाली डस्ट को मेटेलिकल डस्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल डस्ट। ठीक है, केमिकल डस्ट में केमिकल्स आएंगे, पेस्टिसाइड केमिकल्स, पेंट्स, ये सब। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल डस्ट। बायोलॉजिकल डस्ट में जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, है ना, स्पोर, ये सब आएंगे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड प्लांट डस्ट। अब एग्रीकल्चर और प्लांट जो है उसमें आएगा फ्लोर, है ना, जितनी भी आटे की मील होती है वो सब, वुडन जितना भी फैक्ट्री वगैरह है, कॉटन, टी डस्ट, पोलिन डस्ट एंड शुगर केन फाइबर। ठीक है, तो ये सारे की सारी जो है टाइप्स है किसके, टाइप ऑफ डस्ट के। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्री एसोसिएट विद द डस्टी प्रोसेस। अब यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है वो कौन कौन सी एसोसिएट है, यानी कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिनसे ये डस्ट प्रोड्यूस होती है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। माइंस है, क्वारिंग एंड द ट्यूनिंग। जो माइंस है वहाँ पर जो है क्वारिंग का काम होता है, ट्यूनलिंग का काम होता है, तो उसकी वजह से जो है डस्ट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री से सीमेंट की डस्ट प्रोड्यूस होगी। स्टोन कार्विंग एंड द स्क्लूप्रेचिंग। ठीक है, तो ये जो है स्टोन जहाँ पर उनकी कटिंग की जाती है, ठीक है, तो उनको कटिंग करके जो है अलग अलग साइज़ में उनको कट किया जाता है। जैसा कि स्टोन जो है वो बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं, उन चट्टानों को जो है काट करके जो हम देखते हैं कि जो फ्लोर पर टाइल्स वगैरह लगी होती है, तो उस साइज़ में उनको कट किया जाता है ना, तो तब उससे डस्ट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड द डिमोलाइजेशन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है डिमोलिशन का वर्क जहाँ पर होता है वहाँ पर भी जो है डस्ट, इसी प्रकार की डस्ट वहाँ पर प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है पेंसिल स्लेट इंडस्ट्री। यहाँ से सिलिका सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, सिलिकोसिस की कंडीशन जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ना। फाउंड्री एंड द अदर टाइप ऑफ द मेटलरिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है शिप बिल्डिंग, एब्रीवेसिव ब्लास्टिंग, जहाँ पर कहीं पर ब्लास्ट किया जाता है, माइंस वगैरह के वर्क होते हैं वहाँ पर। मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लासेस, सेरेमिक, पोइट्री, पोर्सेलियन एंड द इनेमल एंड द स्टोन ऑब्जेक्ट। तो पोइट्री वगैरह का वर्क जहाँ पर होता है, ठीक है, पोइट्री आर्ट है, जैसे बात करें राजस्थान की तो यहाँ पर भी ब्लू पोट्री जो है वो फेमस है, तो वहाँ सब भी जो है उनका मैन्युफैक्चर के टाइम जो ग्लास का और सेरेमिक का वर्क होता है, तो उससे जो डस्ट प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट मैन्युफैक्चर ऑफ द क्लीनिंग एजेंट एंड द
एब्रेसिव, तो केमिकल इंडस्ट्री जो होती है जहाँ पर क्लीनिजिंग एजेंट जो है वो बनाए जाते हैं, उनका मैन्युफैक्चर किया जाता है, वहाँ से जो है केमिकल डस्ट प्रोड्यूस होती है। केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यहाँ से भी जो है हैंडलिंग ऑफ पाउडर केमिकल होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेनली, तो वहाँ पर जो है केमिकल पाउडर फॉर्म में डस्ट प्रोड्यूस होगी। रबर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जितनी भी हैं वहाँ से जो है वो फाइबर्स, जो रबर फाइबर्स है उनका डस्ट प्रोड्यूस होगा। मैन्युफैक्चर ऑफ द लेड स्टोरेज बैटरी बल्क एंड द ऑक्साइड, बल्क लेड ऑक्साइड, फ्लोर मिल्स, बेकरी वर्कर एंड साल्मोन प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो जहाँ पर भी फ्लोर मिल्स है या बेकरी का वर्क जहाँ पर होता है, जहाँ पर साल्मोन प्रोसेसिंग की यूनिटें हैं, तो वहाँ पर भी जो है इस तरह का जो एग्रीकल्चर या फिर जो है फूड रिलेटेड जो डस्ट है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, तो कई सारे फर्टिलाइज़र आते हैं, तो ये भी एक तरह का केमिकल डस्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है पेंट इंडस्ट्री, स्प्रे पेंटिंग एंड द ग्लास पेंटिंग, है ना, पेंट की जो इंडस्ट्री है वहाँ से भी एक तरह का, वहाँ से भी केमिकल जो है केमिकल डस्ट प्रोड्यूस होगी। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, क्लोजिंग, हार्वेस्टिंग एंड ग्रेन स्टोरेज, तो यहाँ से एग्रीकल्चर डस्ट जो है वो प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है शुगर केन इंडस्ट्री, शुगर केन इंडस्ट्री से जो है वो बेगस, जो शुगर केन इंडस्ट्री का डस्ट होता है उसे हम बेगस कहते हैं, और उसकी वजह से जो डिजीज़ हमने ऊपर अभी देखा था एक टाइप बेगोसिस, वो होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री एंड द वुड वर्किंग, तो वुड का जितना भी वुडन वर्क होता है, जितनी भी वुडन इंडस्ट्री है वहाँ से वुड का डस्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉमन इंडस्ट्री है जहाँ से कि जो डस्ट प्रोड्यूस होती है जो हमने पढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे नीमोकोनियोसिस जो है, इसको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नीमोकोनियोसिस क्या होता है। ठीक है, it is a type of occupational lungs disease, it is a type of occupational lungs disease, जैसा हम occupational lung disease पढ़ ही रहे, तो न्यूमोकोनियोसिस भी उसका टाइप है। अदर टाइप क्या है, अदर टाइप है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ठीक है, द ILO, अब ILO क्या है ये आपको पता चल गया होगा कल का वीडियो देखने से। अगर आप लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर देखें, उससे आपको जो है एक समझ बनेगी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ के बारे में। ठीक है, या ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के बारे में, ये क्यों होती है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है ना, इनको आप पढ़ना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्या नीड है इसको पढ़ने की। तो ये सारे डाउट, सब क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे अगर आप जो है इससे पहले वाला वीडियो देखेंगे, अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमें डिस्कस कर रहे थे न्यूमोकोनियोसिस, it is a type of occupational lungs disease. The ILO define pneumoconiosis as accumulation of dust in the lungs and the tissue reaction to its presence। ठीक है, तो accumulation of dust in the lungs, चाहे डस्ट कौन सी भी हो, स्लीका की डस्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर डस्ट हो, है ना, या शुगर केन की डस्ट हो, तो कोई सी भी डस्ट है वो जाकर के कहाँ पर लंग्स के अंदर जाकर के जो है डिपॉजिट हो रही है और टिश्यू रिएक्शन हो रही है उसकी प्रेजेंस की वजह से, तो वो क्या कहला रहा है, न्यूमोकोनियोसिस कहला रहा है। इट इज़ एन अम्ब्रेला टर्म, अम्ब्रेला टर्म इसको क्यों बोला गया है। ठीक है, क्योंकि जो ये न्यूमोकोनियोसिस है इससे सब जुड़े हुए हैं ये। ठीक है, जितने भी इसके सब टाइप है, जैसे हम इसको बात करें कि सिलोकोसिस जुड़ा हुआ है इससे, ठीक है, एस्बेस्टोसिस जुड़ा हुआ है इससे, एंथ्रेकोसिस जुड़ा हुआ है इससे, है ना, बाइसनोसिस इससे जुड़ा हुआ है, बेगोसिस इससे जुड़ा हुआ है, या इसका एक सब टाइप है। तो इस तरह से ये सारे टाइप है, तो ये क्या है, एक अम्ब्रेला, एक छतरी की तरह ये डिवाइड किए जा सके, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अम्ब्रेला टर्म कहते हैं। ठीक है, स्लेकोसिस अब बात कर लेते हैं हम, इसका सब टाइप है कि स्लेकोसिस में क्या होगा, क्या ये क्यों होगी। इज ए प्रोग्रेसिव interstitial lung disease. Silicosis is a progressive interstitial lungs disease characterized by shortness of breath, cough, fever, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, एफ है ये, इसको एफ करिएगा, फीवर एंड द ब्लूइश स्किन, फीवर एंड द ब्लूइश स्किन। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। स्लिकोसिस इज ए प्रोग्रेसिव इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज़, क्यों होता है, क्योंकि जो स्लीका है, जो डस्ट है स्लीका, वो जाकर के लंग्स में डिपॉजिट होती है और उसकी वजह से साइन एंड सिम्टम जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कफ, फीवर, ब्लूइश
स्किन, ये सब देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस इज ए लंग्स डिजीज अकर ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एस्बेस्टोस फाइबर इन द लंग्स। ठीक है, तो एस्बेस्टोस फाइबर जो हैं वो जाकर के अगर लंग्स में डिपॉजिट होते हैं तो वो क्या करेंगे, एस्बेस्टोसिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एंथ्रेकोसिस। एंथ्रेकोसिस, यहाँ पर एंथ्रेक्स का मीनिंग क्या होता है, कोल और कार्बन। ठीक है, तो कोल और कार्बन जो है वो जाकर के कहाँ डिपॉजिट होंगे, लंग्स में। इट डिफाइन एज द टाइप ऑफ न्यूमोकोनियोसिस एंड caused by the accumulation of carbon in the lungs due to repetitive exposure due to air pollution, due to repetitive exposure to the air pollution। यानी कि अगर कोई किसी इंडस्ट्री में नहीं काम कर रहा है बट एयर पोल्यूशन में रह रहा है तो उसकी वजह से भी उसको एंथ्रेकोसिस हो सकता है। जैसे हम बात करें, जैसे दिल्ली जैसी सिटीज़ हैं, ठीक है, तो वहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कार्बन के पार्टिकल जो है वो एयर में होते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, तो वहाँ पर जो है इन्हेलेशन हो सकता है स्मोक और कोल डस्ट का, और उसकी वजह से एंथ्रेकोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है बेगेस Bagasosis. Bagasosis is a lungs disease. It is a type of hypersensitivity pneumonitis due to the exposure to moldy mosaic, या इसको कहते हैं बेगस, वेस्ट ऑफ शुगर केन एंड प्लांट। तो बेगेसोसिस जो है वो बेगस का इन्हेलेशन होने की वजह से और उसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होने की वजह से जो है क्या होता है, बेगोसिस होता है। अब बेगस हम यहाँ बात करें तो मेनली जो शुगर केन है, शुगर केन से जो निकलने वाला वेस्ट है उसको हम क्या कहते हैं, बेगस यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, बेगोसिस होगा। नेक्स्ट है बाइसिनोसिस is a rare lungs disease. It caused by inhalation, hemp, flax and cotton fiber and it's sometimes referred to as brown lung disease। ठीक है, तो इसको ब्राउन लंग डिजीज़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये हेम्प, फ्लेक्स और कॉटन फाइबर है इनकी वजह से जो है डिपॉजिट होकर के लंग्स जो है वो चेंज होने लगता है, उसका कलर थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाता है इनके डिपॉजिट होने की वजह से, इसलिए इसको ब्राउन लंग डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो टाइप हैं, चाहे हम बात करें सिलिकोसिस की, एस्बेस्टोसिस की, एंथ्रेकोसिस की, या बेगेसोसिस की, या बाइसिनोसिस की, तो ये सब क्या है, टाइप्स है सिलिकोसिस, न्यूमोकोनियोसिस के। ठीक है, ये सब किसके टाइप हैं यहाँ पर, न्यूमोकोनियोसिस के। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गई होंगी सारी की सारी टर्म्स एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, अब इसका हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सिलिकोसिस जो है या न्यूमोकोनियोसिस है वो किस तरह की प्रॉब्लम है। सिलिकोसिस एंड सिलिको ट्यूबरक्लोसिस आर वेरी कॉमन अमंग द डेवलपिंग कंट्री। इन इंडिया दे आर द मेजर ऑक्यूपेशनल डिजीज अमंग द वर्कर इन द मिनरल इंडस्ट्री। मिनरल इंडस्ट्री की बात करें या माइन इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर सबसे कॉमन प्रॉब्लम है सिलिकोसिस। ठीक है, द WHO एंड ILO आपको पता है फुल फॉर्म क्या है, आपको कमेंट में मुझे बताना है ILO का फुल फॉर्म क्या होगा, और रेस्पॉन्स ज़रूर करना है। ठीक है, कुछ बच्चों ने जो है काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स किया लास्ट वीडियो में, तो काफ़ी अच्छा लगता है हमको अगर आप लोग प्रॉपरली रेस्पॉन्स करते हैं, हमको एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो सभी लोग जो भी वीडियो को देखते हैं तो जो भी आपको रेस्पॉन्स करने के लिए जाता है, फीडबैक देने के लिए बोला जाता है, तो आप ज़रूर उसको कीजिए। ठीक है, और जो बच्चे अभी रेस्पॉन्स कर रहे हैं यानी वही बच्चे जो है इस वीडियो को देख रहे हैं और वही बच्चे जो है इस टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये आप जो है बिल्कुल इस टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, है ना। अगर आप अपनी टीचर्स, आपके टीचर्स इतने, आपके गाइड इतनी मेहनत करते हैं, आपको वीडियो बना के कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी अगर आप नहीं देख रहे हैं, आपके पास अभी पूरा फ्री टाइम है, आपके कॉलेज नहीं लग रहे हैं, आपकी कोई क्लासें नहीं लग रही हैं, फिर भी आप नहीं करते हैं, तो ये आप बहुत ज़्यादा जो है टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए सबसे कहना चाहूँगा कि सभी लोग जो है वीडियो को देखें और जितना भी आपको समझाया जा रहा है या आपके कोई डाउट रहते हैं उन डाउटों को भी पूछें। डाउट्स जितने भी आपके डाउट्स आते हैं उन डाउट्स को पूछें। डाउट्स के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आप सब मुझे पर्सनली कमेंट करके पूछें। जितने भी बच्चे मुझे पर्सनली कमेंट करके पूछ रहे हैं मैं उन सबको रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जितने ज़्यादा पूछें आप, डाउट पूछेंगे उतने ज़्यादा जो है आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, चलिए तो इसको कंटिन्यू करते हैं हम। द WHO एंड ILO हैव
इनिशिएट द सिलिकोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम इन 1999। ठीक है, तो 1999 में WHO और ILO ने जो है सिलिकोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, ताकि जो है ये निमोकोनियोसिस की कंडीशन, सिलिकोसिस की कंडीशन या इस तरह की जो दूसरी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ है उन सबको कंट्रोल किया जा सके। मैनी कंट्री हैव नेशनल प्रोग्राम फॉर सिलिकोसिस इरेडिकेशन। तो इंडिया के जैसे बहुत सारी कंट्री हैं जो कि इस प्रोग्राम को जो है वो अडॉप्ट करती है और इसके रिगार्डिंग जो है कुछ ना कुछ अपने अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, ताकि ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ जो है उनको मिनिमाइज़ किया जा सके, उनको प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम पैथोफिजियोलॉजी अब डिस्कस कर लेते हैं। तो रिस्क फैक्टर जो है वो क्या होगा, जाहिर सी बात है एक ही रिस्क फैक्टर है कि वर्किंग जो है, वर्किंग कंडीशन जो है वहाँ पर या तो डस्ट बहुत ज़्यादा है, उसके रिगार्डिंग जो है फ्रेमवर्क होना चाहिए, है ना, जो हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या प्रिकॉशंस उनको किया जा सकता है जिससे कि डस्ट कम हो, हाइजीन किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है, तो वो मेंटेन नहीं हो रहा है। या दूसरा जो है कि जितने भी वर्कर हैं उनको पीपीई या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो नहीं अवेलेबल हो पा रहे, और अगर अवेलेबल भी होते हैं तो कई बार क्या होता है कि एटीट्यूड इस तरह का होता है ना। जैसे अभी भी हम बात करें कि गवर्नमेंट जो है सबके लिए मास्क पहनना कंपलसरी किया हुआ है, पर फिर भी बहुत से लोग नहीं पहनते हैं क्योंकि वो एटीट्यूड उनका ऐसा हो चुका है। ठीक है, कि कौन मास्क बांध करके घूमेगा। तो एक होता है एक अवेयरनेस और एक होता है उसको फॉलो करना, है ना। तो गवर्नमेंट का काम या जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनका काम है एजुकेशन समझाना, बट अगर वर्कर उसको नहीं करता है, उसका एटीट्यूड इस तरह का है कि उसको बिना पीपीई के काम करना है, तो उसका फिर कुछ नहीं कर सकते। तो इस एटीट्यूड की वजह से भी जो है उनको ये ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ हो सकती है। तो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ न्यूमोकोनियोसिस इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं, फ्लो चार्ट से। डस्टी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है, इंडस्ट्री है तो डस्ट प्रोड्यूस होगी, सही है ना। सिलिका की डस्ट है, एस्बेस्टोस की डस्ट है, कार्बन की डस्ट है, तो वहाँ से डस्ट जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होगा, इनहेल करेगा जो भी वहाँ पर वर्कर होगा। रिलीज ऑफ रेस्पिरेबल पार्टिकल सच एज सिलिका, एस्बेस्टोस, कोल डस्ट, कॉटन फाइबर एंड बेगस। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो डस्ट अलग अलग इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होने वाली डस्ट है, ये रिलीज़ होगी, और रिलीज़ होकर के उनके जो रेस्पिरेबल पार्टिकल है वो जो है रेस्पिरेशन के साथ कहाँ चले जाएंगे, लंग्स में चले जाएंगे। प्रोलॉन्ग्ड एंड लॉन्ग एक्सपोजर टू द डस्ट। ठीक है, अगर कभी कभी के लिए होता है तो चलो कोई बात नहीं, जैसे हम भी कभी कभी इस तरह की डस्ट इनहेल कर लेते हैं, तो उतना जो है उससे ये डिजीज़ नहीं हो जाती। कब होती है, जब प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, एक बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए वर्कर को तो डेली वहाँ पर जाना है, डेली एक्सपोज होना है, डेली इनहेलेशन करना है, तो उसको तो ये डिजीज़ फिर होने की रिस्क रहेगी। इन्फ्लामेटरी, अब यहाँ पर जो एक चीज़ और आएगी, यहाँ पर जो है फेलियर ऑफ पीपीई या लेक ऑफ पीपीई या अवॉइडेंस ऑफ पीपीई। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर आएगी यहाँ पर। ठीक है, अगर कोई पीपीई यूज़ करेगा तो हो सकता है उसको ये डिज़ीज़ ना हो, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। बट यहाँ पर एक और चीज़ क्या है कि जो वर्कर है वो किसी भी तरह का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा है, और इसी वजह से जो है उसको ये रिस्क बढ़ रही है। ठीक है, तो ये जब पार्टिकल लंग्स में जाएंगे, डिपॉजिट होंगे, तो वहाँ पर क्या हो गया, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस इन द लंग्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में जाता है तो उसके अगेंस्ट में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता ही है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी जो फॉरेन पार्टिकल है, सारी की सारी डस्ट, ये सब फॉरेन पार्टिकल है, ये जब लंग्स में जाएंगे तो क्या होगा, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइब्रोसिस। अब वो जाकर के कंटिन्यू डिपॉजिट होंगी लंग्स में। ठीक है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स कंटिन्यू अगर होता रहेगा स्लोली प्रोग्रेसिवली, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगी, लंग्स की फाइब्रोसिस की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो लंग्स की फाइब्रोसिस की कंडीशन बनना क्या है, ठीक है, लंग्स की फाइब्रोसिस की कंडीशन बनना ये है कि हमारा जो एक हेल्दी लंग्स होता है, ठीक है, उसकी क्या होती है कैपेसिटी की, वो प्रॉपरली एक्सपेंस हो सकता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, यानी कि जब रेस्पिरेशन, इनहेलेशन और एक्सपिरेशन की जो हम प्रोसेस करते हैं, तो उसमें जो है एडिक्वेट अमाउंट में जो है एयर का एक्सचेंज हो जाता है। जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए वो हम एयर एनवायरनमेंट से उसको इनहेल कर पाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वापस से एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फाइब्रोसिस का मतलब कि जो एक्सपेंशन कैपेसिटी है लंग्स की,
कौन सी कैपेसिटी, एक्सपेंशन यानी फैलने की क्षमता जो है वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, कौन सी कंडीशन, एक्सपेंशन की जो कैपेसिटी है लंग्स की वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, फाइब्रोसिस कहेंगे। ठीक है, तो फाइब्रोसिस होगा। अब यहाँ पर लंग्स के एक्सपेंशन की जो कैपेसिटी है वो कम हो चुकी है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रेड्यूस लंग्स फिल्ड फॉर द गैस एक्सचेंज। तो जो लंग्स के फील्ड होते हैं, जो एल्वियोलाई, जो एयर स्पेस होता है ना, एल्वियोलर स्पेस होता है, वहाँ पर प्रॉपरली गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, गैस एक्सचेंज वो लिमिटेड हो जाएगा या वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से फिर साइन एंड सिम्टम जो है वो अपीयर होंगे, जैसे सीवियर डिज्निया, कफ और क्लोबिंग ऑफ फिंगर्स। यहाँ पर ऑफ फिंगर भी आएगा, क्लोबिंग ऑफ फिंगर्स। ठीक है, तो जो डिस्टल, जो प्रॉक्सिमल डिस्टल एंड है, जैसे फिंगर में हम बात करें तो नेल के यहाँ पर तो क्लबिंग होने लगती है, यानी थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं फिंगर्स। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती, और उसकी वजह से जो है ये इस तरह के साइन एंड सिम्टम इसमें देखने को मिलते हैं, हाइपोक्सेमिया में। ठीक है, चलिए, तो ये पैथोफिजियोलॉजी थी, ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, हम बात करें कि क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। डिज्निया, डिज्निया क्या है, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। ठीक है, फैटिग यानी जल्दी से, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो जल्दी से थकान होने लगेगी। वेट लॉस भी हो सकता है। ठीक है, फीवर आ सकता है। प्लूराइटिक पेन, प्लूराइटिक पेन यानी कि चेस्ट पेन होता है, ये जब भी खांसी चलती है, ड्राई कफ होता है तो उसके साथ चेस्ट पेन होता है। ठीक है, क्यों क्यों होता है ऐसा, इन्फ्लामेशन, आइटिस लगा हुआ है यहाँ पर भी, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है प्लूरा में, और उसकी वजह से जो है प्लूराइटिक पेन होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी क्रेकल साउंड जो है वो एबनॉर्मल साउंड देखने को हमको मिलेंगे, रेस्पिरेटरी क्रेकल का साउंड, और क्लोबिंग ऑफ फिंगर। ठीक है, जो फिंगर्स होती है वो आड़ी तिरछी हो जाती है थोड़ी सी। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। चलिए, नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट आता है हिस्ट्री कलेक्शन। अब हिस्ट्री कलेक्शन में हम पता करेंगे कि वो इंडिविजुअल, वो हमको अगर सस्पेक्ट होता है कि उसको कोई ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ है, निमोकोनियोसिस की कंडीशन हो सकती है, तो उसके ऑक्यूपेशन के बारे में हम पूछेंगे, कितने टाइम से वो काम कर रहा है, उसकी कंडीशन किस तरह की है, वहाँ पीपीई का यूज़ होता है कि नहीं, हाइजीन किस तरह का है, उसको कितना एजुकेशन है, ये सब हम हिस्ट्री कलेक्शन में देख लेंगे। और उसका मेन हम देखेंगे कि एक्सपोजर टू द डस्ट, कितना टाइम से उसको एक्सपोज हो रहा है, कितने टाइम से वो डस्ट इनहेल कर रहा है। नेक्स्ट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें हमको पता चलेगा कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम है। इट इज़ ए कंप्लीट हेड टू टो फिजिकल एग्जामिनेशन टू आइडेंटिफाई द एनी एबनॉर्मलिटी इन द पेशेंट्स बॉडी। ठीक है, तो उसको हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं, वो किया जाएगा। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे। ठीक है, एक्सरे आप सब लोगों को पता ही है कि क्या किया जाता है एक्सरे में, है ना, आइडेंटिफाई किया जाता है कोई भी एबनॉर्मलिटी, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है तो। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ सिलिका पार्टिकल ड्यूरिंग द ब्रोंको एल्वियोलर लेवाज। जब ब्रोंको एल्वियोलर लवाज का प्रोसीजर किया जाए या ब्रोंकोस्कोपी की जाए तो उस समय जो सिलिका के पार्टिकल हैं तो उनको देखा जाता है स्पेशली। नेक्स्ट है स्पायरोमेट्री टेस्ट किया जाता है या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि लंग्स के अंदर जो है कितनी ज़्यादा कैपेसिटी डिक्रीज़ हुई है, कितनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है। मेनली जो फाइब्रोसिस हमने देखा था पैथोफिजियोलॉजी में, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है स्पायरोमेट्री टेस्ट या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट हाई रिजोल्यूशन सीटी ऑफ थोरेक्स, अगर ज़रूरत है डॉक्टर को एक्सरे से और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से, ब्रोंकोस्कोपी से, या जो है इन सब से क्लियर नहीं हो पा रही है कंडीशन, और उसको डिटेल में आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, तो उस कंडीशन में फिर जो है वो सीटी स्कैन के लिए जो है बोला जाता है। अदरवाइज़ बाकी के जो डायग्नोसिस है यही पहले किए जाते हैं, अगर इनसे भी जो है क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर जो है सीटी स्कैन को किया जाता है। तो ये सारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। न्यूमोकोनियोसिस इज़ ए प्रोग्रेसिव एंड इनक्यूरेबल। अब यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाती है कि ये इनक्यूरेबल डिजीज़ है, जिसको होगी उसका कोई परमानेंटली क्योर नहीं है, यानी लंग्स की जो कैपेसिटी चली गई वो वापस रिस्टोर नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पर मेन एम क्या होगा कि
The aim is to monitor the worker on the regular basis with the physical assessment, X-ray, chest spirometry and the screening for tuberculosis. अब मेन जो है यहाँ पेशेंट को जिसको सिलिकोसिस की कंडीशन है उसको ट्यूबरक्लोसिस होने की रिस्क भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, तो उसके लिए स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है टाइम टू टाइम कि पेशेंट को कितना जो है डेवलपमेंट हो रहा है डिजीज़ का, या जो है उसकी कंडीशन कितनी इम्प्रूव हो पा रही है, जो भी उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ठीक है। बट टोटल क्योर जो है वो पॉसिबल नहीं है। इफ़ एनी वन इज़ फाउंड टू हैव न्यूमोकोनियोसिस, रीलोकेशन ऑफ जॉब टू लेस डस्टी वर्क और सिमिलर मेजर्स में बी हेल्पफुल। अब जिसको भी ये आइडेंटिफाई हो गई कि उसको न्यूमोकोनियोसिस है, तो यहाँ पर क्या करना है उसको रीलोकेशन ऑफ जॉब। रीलोकेशन ऑफ जॉब यानी कि वो जहाँ काम कर रहा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, डस्टी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उसके लिए वहाँ पर आगे काम करना ज़रूरी नहीं है। इसकी बजाय उसको सजेस्ट किया जाए कि वो अपना काम बदल ले, कोई दूसरी जगह लेस डस्टी वर्क उसको करने के लिए बोलना चाहिए। और सिमिलर मीज़र में भी हेल्पफुल, या और कोई अगर वो इस तरह से कुछ भी उसके लिए अगर पॉसिबल है, इस तरह का अगर उसको फैमिली सपोर्ट है, तो अगर वो जॉब ना भी करे, जॉब छोड़ दे, तो ये भी उसके लिए अच्छा रहेगा। इफ़ सुपरेटेड टीबी इज़ प्रेजेंट, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब्ड। अगर उसको जो है ट्यूबरक्लोसिस हो गया है न्यूमोकोनियोसिस की वजह से, तो फिर तो उसको एंटी ट्यूबरक्लोसिस की जो ड्रग्स है वो तो लेनी ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इंक्लूड एंटी एलर्जिक, ठीक है, एंटी एलर्जिक उसको दिया जाएगा, एंटी हिस्टामिन दी जाएंगी। अगर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ज़्यादा है तो कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दी जाएगी। फीवर है तो उसको रिड्यूस करने के लिए एंटीबायोटिक ड्रग दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये NSAID यूज़ की जाती है, ये भी जो है इनका एंटीपायरेटिक, एनाल्जेसिक्स और एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सब जो है ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। एज द डिजीज़ इज़ प्रोग्रेसिव इन नेचर ओनली सिम्टोमेटिक रिलीफ इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो जितना ज़्यादा जो है ये डिजीज़ बढ़ती जाएगी, सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ ही किया जा सकता है। ऑक्सीजन थेरेपी, स्टीम इनहेलेशन एंड नेबुलाइजेशन आर हेल्पफुल टू इम्प्रूव ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाएगी। स्टीम इनहेलेशन क्यों दिया जाता है, ताकि जो भी रेस्पिरेटरी एयर वे है उसको प्रॉपरली क्लियर किया जा सके। नेबुलाइजेशन जो है वो ब्रोंको डायलेटेशन का काम करता है, ठीक है। और इन सब की वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा पेशेंट का, ठीक है। तो जो हाइपोक्सेमिया की कंडीशन उसको है, उससे उसको इम्प्रूवमेंट के लिए ये सारे इंटरवेंशन किए जाएंगे। नेक्स्ट है वियरिंग ए प्रोटेक्टिव मास्क, एडिक्वेट वेंटिलेशन, रिड्यूसिंग द एक्सपोजर बाय द एनवायरमेंटल कंट्रोल एंड क्विटिंग स्मोकिंग हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। तो ये सारे जो है लाइफ स्टाइल जो है कहीं ना कहीं उसको मॉडिफिकेशन किया जाए, है ना। अगर वो काम करना उसकी मजबूरी है तो उसको सजेस्ट किया जाए कि अगर वो डस्टिंग से बचने के लिए हमेशा वियरिंग ऑफ ए प्रोटेक्टिव मास्क। अब इनके लिए भी सबसे अच्छा जो सजेस्ट किया जाता है N95 मास्क, जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। तो वही मास्क जो है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर जो डस्ट होती है, रेस्पिरेबल डस्ट होती है, उसके जो फाइबर्स हैं या डस्टी पार्टिकल है वो बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, तो उनको रोकने के लिए भी जो है स्पेशल मास्क की ज़रूरत होती है, या हम कहें तो जो है N95 मास्क की ज़रूरत उनको होती है, ठीक है। क्विटिंग स्मोकिंग हेल्प इन द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़। अगर स्मोकर है कोई इंडिविजुअल तो उसको सजेस्ट किया जाए कि बिल्कुल उसको स्मोकिंग आगे नहीं करनी, उसको बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। चलिए अब प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनक्योरेबल डिजीज़ है तो उसका प्रिवेंशन जितना अच्छा हो, जितना जल्दी किया जाए उसके बारे में बात की जाए। प्राइमरी प्रिवेंशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ए 3 लेवल स्ट्रेटजी फॉर इफेक्टिव कंट्रोल। 3 लेवल स्ट्रेटजी यहाँ पर होनी चाहिए। फर्स्ट है हाई प्रायोरिटी गिवन टू द एलिमिनेशन ऑफ डस्ट, फॉलोड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ डस्ट, ठीक है। तो डस्ट को जो है एलिमिनेट किया जाए, सबसे पहली प्रायोरिटी इस पर दी जाती है। दूसरा administrative control and application of personal protective equipment are given, यहाँ पे लो नहीं आएगा, ठीक है, सेकंड आएगा। गिवन सेकंड प्रायोरिटी एस्बेस्टोस विच इज़ हाईली टॉक्सिक डस्ट कैन बी रिप्लेस्ड विद द लेस टॉक्सिक। तो पहला तो पीपी प्रोवाइड किया जाए। दूसरा जो है जैसे कि एस्बेस्टोस एक
हाईली टॉक्सिक डस्ट है तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है, ठीक है। किससे रिप्लेस किया जा सकता है उसको? रॉक वूल से, ठीक है। तो ये कंपैरेटिवली जो है वो लेस टॉक्सिक है। तो इस तरह से जो हाई टॉक्सिक डस्ट है उनको लेस टॉक्सिक डस्ट से जो है या इस तरह के जो है केमिकल से उनको चेंज कर लिया जाए जिससे कि जो डस्ट निकलती है वो लेस टॉक्सिक है, ठीक है। नेक्स्ट, एनक्लोजिंग ए डस्टी ऑपरेशन प्रिवेंट द डिस्पर्शन एंड द इनहेलेशन ऑफ डस्ट। तो ये जो एक हम बात करते हैं कि डिज़ाइन जो है इंडस्ट्री का इस तरह का हो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है डस्ट को वो इंडस्ट्री के बाहर भेज दिया जाए या डायरेक्टली डंप कर दिया जाए, उसको ना एनवायरनमेंट में छोड़ा जाए ना ही जो है वर्कर के लिए वो हो। तो इस तरह का जो है एडवांस इक्विपमेंट जो है वो यूज़ करने चाहिए जिसकी वजह से जो है डस्ट को वो प्रॉपरली डिस्पोज किया जा सके। नेक्स्ट है द थर्ड प्रायोरिटी इज इन ऑर्डर इज गिवन टू द ऑक्यूपेशनल हाइजीन मीजर। तो ऑक्यूपेशनल हाइजीन जो है जैसे डस्टिंग की जाती है तो उसके लिए भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है। एजुकेशन एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रिवेंटिंग मीज़र। तो एजुकेशन देना ज़रूरी है, वर्कर्स को बताना कि डस्ट से किस तरह से बचा जा सकता है, किस तरह से पीपी हेल्पफुल होते हैं, उनका यूज़ करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप फॉर नियोमोकोनियोसिस, ठीक है। अगर जो भी वहाँ पर एम्प्लॉय आ रहे हैं अगर उनका नियोमोकोनियोसिस है इस कंडीशन को पहले से ही देख लिया जाए, उनका प्री मेडिकल चेकअप कराया जाए तो हो सकता है कि उनको जो है वहाँ पर जॉब पर नहीं रखा जाए और उसकी वजह से उनकी लाइफ बच जाए कहीं ना कहीं। अगर उनको जॉब नहीं दी जाएगी तो या जॉब दी जाती है नियोमोकोनियोसिस कंडीशन के साथ तो उनके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ का डेंजर हो सकता है, ठीक है। तो पहले से ही प्री एम्प्लॉयमेंट चेकअप करके आइडेंटिफाई किया जाए और उनको सजेस्ट किया जाए कि ये इंडस्ट्री आपके काम करने के लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आएगा अर्ली डिटेक्शन ड्यूरिंग द पीरियोडिकल चेकअप। अब जितने भी वर्कर हैं उन सब वर्कर का क्या होना चाहिए? पीरियोडिकल चेकअप, मेडिकल चेकअप होना चाहिए जिसमें अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया जा सके अगर इस तरह की कोई भी डिजीज़ हो रही है तो, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो रही है तो। रीलोकेशन ऑफ जॉब टू द लेस डस्टी वर्क, अगर आइडेंटिफाई होती है कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम तो उनका रीलोकेशन किया जाए, जॉब बदल दी जाए। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग फॉर द ट्यूबरक्लोसिस, उनका स्क्रीनिंग कराया जाए ट्यूबरक्लोसिस का ताकि ट्यूबरक्लोसिस को भी अर्ली आइडेंटिफाई किया जा सके और उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। ब्रीथिंग एंड स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज, ठीक है। ये सब एक्सरसाइज क्यों हेल्पफुल है? ताकि जो है लंग्स का एक्सपेंशन कैपेसिटी फिर से इंक्रीज़ किया जा सके, क्योंकि ये एक तरीका है जिससे कि जो है उस लंग्स की कैपेसिटी को फिर से जितना ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है अगर, तो वो इसी वजह से हो सकती है ब्रीथिंग और स्पायरोमेट्री एक्सरसाइज की वजह से। डेवलप हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। तो उनको जो है एक हेल्दी लाइफ स्टाइल डेवलप कराया जाए और जो है रिहेबिलिटेशन के पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए कि उनको वापस जिस तरह से रिहेबिलिटेट किया जा सकते हैं वो सारे मेजर उनके लिए करने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो कॉम्प्लिकेशन की, द पेशेंट में डेवलप पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो पहला कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है अगर डिजीज़ को नहीं ट्रीट किया जाता है या कोई इंटरवेंशन या प्रिवेंशन ये सब इन पे ध्यान नहीं दिया जा सकता है, एज इट इज़ इसको रखा जाए, पेशेंट काम करता रहे तो उसको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, कोर पल्मोनल हो सकता है, ठीक है। एज ए सिक्वेला ऑफ एक्सेसिव फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस बढ़ता रहेगा तो कोर पल्मोनल होगा या एम्फाइसीमा भी उसको हो सकता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जो कि इसका अगर अनट्रीटेड रखा जाए तो इसकी वजह से डेवलप हो सकते हैं। और लास्ट में जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो डेथ होता है कि अगर पेशेंट का इनका इंटर मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया जाए पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में जो है नर्सिंग असिस्मेंट सबसे पहले आता है। असिस्मेंट में क्या होगा? हिस्ट्री कलेक्शन किया जाएगा, उसके अलावा जो है उसके फिज़िकल जो सिम्टम्स हैं रेस्पिरेटरी के रिगार्डिंग, किस तरह का रेस्पिरेशन है, क्या रेस्पिरेटरी रेट है, क्या डेप्थ है, ठीक है, किस तरह की रिदम है, ठीक है, डिस्निया प्रेजेंट तो नहीं है, किसी तरह के एबनॉर्मल साउंड, क्रेकल साउंड, विजिंग साउंड, ठीक है। ये सारे जो है साउंड अगर प्रेजेंट है तो उन सबको आइडेंटिफाई करना, अगर फीवर है तो उसको आइडेंटिफाई करना। तो ये सारा कंप्लीट जो है नर्सिंग असिस्मेंट इसमें किया जाता है।
उसके बाद जो है नेक्स्ट इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन। ठीक है, तो फाइब्रोसिस की कंडीशन की वजह से क्या हो जाएगा, एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाएगा, जो कि इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न को यहाँ पे गलत है, ठीक है, इसको पैटर्न सही कर लीजिएगा आप। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न है यहाँ पर, ठीक है। रिलेटेड टू क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन, impaired gas exchange related to chronic pulmonary obstruction, abnormality due to the destructive of alveolar capillary membrane। ठीक है, तो impaired gas exchange जो है वो किसकी वजह से है, क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन, या दूसरा जो कारण हो सकता है एबनॉर्मलिटीज ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू कॉम्प्रोमाइज्ड पल्मोनरी फंक्शंस, रिटेंड सिक्रीशन एंड कॉम्प्रोमाइज डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये सब जो है थर्ड इन्फेक्शन की रिस्क हो सकती है। नेक्स्ट, इम्बेलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीथिंग एयर सोलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सारे के सारे गोल और इंटरवेंशन आपको लिखने हैं, ये सब आपका असाइनमेंट है, सब आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे और उसका फ़ोटो जो है वो शेयर करेंगे मेरे साथ पर्सनल, है ना। सब ग्रुप में ना भेजें, ग्रुप में भेजने से जो है सब जो है मिक्स हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है, पता नहीं चलता है, इसलिए आप मुझे पर्सनली, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पर्सनली मुझे भेजें। ठीक है, तो सब जो भी हैं ये असाइनमेंट पूरा करेंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस आपको बता दी गई हैं, इसके जो इंटरवेंशन, जो नर्सिंग गोल और नर्सिंग इंटरवेंशन है वो आपको मुझे एक कॉपी में लिख करके उसके पिक्स लेकर के शेयर करना है। ठीक है, तो ये जो है आपके लिए नया नहीं है, जो है लगभग आप सब ने इनको रेस्पिरेटरी डिजीज़ में सारी के सारे जो है नर्सिंग डायग्नोसिस आपने देखे हैं। ठीक है, सेकंड ईयर में आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको आप असाइनमेंट को पूरा कर सकते हैं, आप में वो कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो आप सब लोग जो है इस असाइनमेंट को ज़रूर पूरा करेंगे, सारी नर्सिंग डायग्नोसिस जो है इनका गोल और इंटरवेंशन जो है वो लिख करके जो है मुझे सबमिट करेंगे। ठीक है, और कोई डाउट है तो डाउट भी आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप फ्री हैं डाउट पूछने के लिए, और अच्छा लगेगा अगर आप कोई डाउट पूछेंगे तो। ठीक है, तो रेस्पॉन्स ज़रूर करें, रेस्पॉन्स, आपके रेस्पॉन्स से ही जो है हमको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं अब ऑक्यूपेशनल अस्थमा। नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी किस पे होगी, ऑक्यूपेशनल अस्थमा पे होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।